नमस्कार। आज हम भारत की इनोवेशन और इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा रहा है इस पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज है। इनसे हमें भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर पॉलिसी और एक खास इंडस्ट्रियल पहल साथी के बारे में पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दस्तावेजों में क्या है और भारत अपनी क्रिएटिव और इंडस्ट्रियल पावर को कैसे मजबूत कर रहा है। सबसे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये बौद्धिक संपदा आखिर है क्या। हाँ, ये जरूरी है। जैसे कोई नया आविष्कार हो गया, कोई किताब, कोई आर्टवर्क, डिजाइन या किसी ब्रांड का नाम, इन्हें लीगली प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। यहीं पर आती है राष्ट्रीय आईपीआर नीति। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई रूल बुक नहीं है, बल्कि भारत में नई सोच और बिजनेस को बढ़ावा देने का एक तरीका है। हाँ, तो ये पॉलिसी आई थी 12 मई 2016 को और इसका स्लोगन भी काफी दिलचस्प है, रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। हाँ, सुना है मैंने। क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। बिल्कुल, लक्ष्य एकदम साफ है, भारत को आईपीआर के मामले में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाना, ऐसा माहौल देना जहां नए आइडियाज आएं, पनपें। हाँ, और सिर्फ माहौल बनाना ही नहीं, दस्तावेज जो बताते हैं विजन इससे भी बड़ा है। भारत को एक ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना। अच्छा। जहां क्रिएटिविटी बढ़े और साथ साथ ये भी जरूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहे। सही बात। मिशन भी एकदम क्लियर कट है। लोगों में आईपीआर की समझ बढ़ाओ, एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न और तेज बनाओ, और अगर किसी के राइट्स का उल्लंघन हो तो उसके लिए एक मजबूत एनफोर्समेंट सिस्टम हो। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स कई सारे हो गए, जैसे समाज के हर सेक्शन तक आईपीआर की जानकारी पहुंचाना, हाँ। कानूनी ढांचे को मजबूत करना, एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना, और शायद सबसे जरूरी, जो भी नया बन रहा है उसे बाजार तक पहुंचाना, कमर्शलाइजेशन। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ बनाना काफी नहीं, उसका फायदा भी पहुंचे। हाँ, और साथ में पायरेसी वगैरह से लड़ना और इस फील्ड में स्किल्ड लोग तैयार करना, ये सब भी शामिल है। यहाँ एक चीज देखने वाली है, ये सारी जिम्मेदारी दी गई है डीपीआईपी को। अच्छा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। हाँ भाई, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये नोडल एजेंसी है। तो ये डिपार्टमेंट न सिर्फ देश के अंदर कोऑर्डिनेट करता है, बल्कि वाइपो जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बिल्कुल, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन डीआईपी ही देखता है। और एक और दिलचस्प बात, ये पॉलिसी सिर्फ हाईटेक इनोवेशन की ही बात नहीं करती। अच्छा। इसमें पारंपरिक ज्ञान, जैसे हमारे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, हाँ। या लोक कलाएं हैं, हाँ। उनको बचाने पर भी जोर है। ये अक्सर एक बड़ा डिबेट का मुद्दा रहता है कि जो कम्युनिटीज का ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका फायदा उन्हें कैसे मिले। सही कहा। और साथ ही ये ट्रिप्स जैसे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको भी फॉलो करती है। अच्छा, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखा गया है। हाँ, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से, जैसे पब्लिक हेल्थ की जरूरतें, सस्ती दवाएं वगैरह, तो एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गई पॉलिसी की बड़ी बड़ी बातें। हाँ। पर सवाल ये उठता है कि ये जमीन पे कैसे काम करती है। हाँ, असली मुद्दा तो वही है। यहीं पर साथी जैसी पहल सामने आती है, SAHTI। इसे 24 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया था। साथी? हाँ, इसका पूरा नाम थोड़ा लंबा है, सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। काफी लंबा नाम है। हाँ, पर सीधा सा है, जो छोटे कपड़ा उद्योग हैं, खासकर पावरलूम सेक्टर वाले। अच्छा, पावरलूम्स के लिए? हाँ, उनकी मदद करना ताकि वो बिजली बचाने वाली एफिशिएंट नई टेक्नोलॉजी अपना सकें। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि EESL, जो सरकार की ही एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, हाँ वो इन पावरलूम वालों को बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के, शुरू में कोई पैसा लिए बिना एफिशिएंट इक्विपमेंट देती है, जैसे रैपियर किट। अच्छा, बिना शुरुआती लागत के? ये तो बहुत बड़ी मदद है। बिल्कुल, ये रैपियर किट बेसिकली वो मशीनें हैं जो कम बिजली इस्तेमाल करके ज्यादा तेजी से और बेहतर क्वालिटी का कपड़ा बुन सकती हैं। और इसका असर क्या दिखता है? दस्तावेज कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, असर काफी ठोस लगता है। दस्तावेज इशारा करते हैं कि इससे न सिर्फ बिजली बचती है, बल्कि अनुमान ये है कि जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो करीब 4-5 साल में रिकवर हो जाती है। अच्छा, पे बैक पीरियड 4-5 साल है? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, तो इससे छोटे कारखानेदारों का प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, क्वालिटी सुधरती है और वो मार्केट में बेहतर कॉम्पीट कर पाते हैं। सही बात है।
एक जगह 24.86 करोड़ रुपए का जिक्र भी है। शायद ये इस पहल से जुड़ा कोई शुरुआती इन्वेस्टमेंट हो या फिर इससे होने वाली कुल बचत का कोई अंदाजा। हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक पॉलिसी लेवल की सोच जमीनी स्तर पर छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि ये सवाल भी आता है मन में कि क्या दस्तावेज उन मुश्किलों के बारे में भी कुछ बताते हैं जो शायद इन उद्यमियों को आती होंगी, पुरानी मशीनें हटाना, नई लगाना। ये एक वाजिब सवाल है। शायद उसके लिए और जानकारी देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत एक तरफ तो आईपीआर के लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बना रहा है और एक पूरी पॉलिसी, और दूसरी तरफ साथी जैसी स्पेसिफिक टारगेटेड योजनाओं से छोटे उद्योगों को सीधे टेक्नोलॉजी का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्रिएटिविटी और इंडस्ट्री दोनों को साथ लेकर चलने का एक प्रयास दिख रहा है। बिल्कुल। और ये हमें इस सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ अच्छी नीतियां और योजनाएं बना देना ही काफी होता है। ये बड़ा सवाल है। असली चुनौती उनको असरदार तरीके से लागू करने में है। ये पक्का करने में कि उनका फायदा देश के हर कोने में बैठे छोटे से छोटे इनोवेटर या उद्यमी तक पहुंचे। सही कहा। ये वो सवाल है जिस पर शायद लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।